नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल के बारे में। आपको पता है, महिला आरक्षण बिल और उसके साथ जो परिसीमन बिल था, ये दोनों बिल कल लोकसभा में गिर गए क्योंकि सरकार के पास 360 सांसद नहीं थे जो बहुमत के लिए जरूरी थे। लेकिन इस बिल के गिर जाने के बाद सरकार ओवर एक्टिव मूड में है। सरकार ये कह रही है कि हम किसी भी हालत में 2029 तक महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। और ये किस आधार पर देंगे ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से अन्य विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं। आपको पता होगा 2023 का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसको 2 दिन पहले नोटिफाई भी किया गया। क्या उसको आधार बनाया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या 543 में 33% आरक्षण दिया जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था या विपक्ष अपने बेहतर फ्लोर कोऑर्डिनेशन के चलते सरकार को पहली बार संसद के अंदर हरा पाया। बुरे मत, 2014 से लेकर आज तक संसद के अंदर कोई भी बिल नहीं गिरा है, लेकिन ये पहला बिल है जो गिरा। सरकार ने तो 370 को लेकर भी बिल पास करा लिया था। 3 तलाक जिसका विरोध हो रहा था, उसको लेकर भी बिल पास करा लिया था। ऐसे कई मौके आए जब सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सवाल यहां खड़ा हो रहा है, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप हमें महिला विरोधी कह के खुद महिलाओं का मसीहा नहीं बन सकते। हमने जो करा है वो लोकतंत्र की जीत है। दरअसल राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन बिलों के माध्यम से, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण था परिसीमन, महिलाओं को आरक्षण तो देना ही था, और ये परिसीमन होता 2011 के आंकड़ों के आधार पर, क्योंकि 2021 का परिसीमन कोविड के कारण टल गया और 2027 वाला जो परिसीमन है वो 1 मार्च से अभी शुरू ही हुआ है। अब प्रधानमंत्री क्यों ये चाहते थे कि ये बिल जल्दी पास हो और 2029 में ही आरक्षण दे दिया जाए? दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि महिलाओं को आरक्षण के लिए 2034 तक का इंतजार न करना पड़े और 2029 में ही उनको ये आरक्षण मिल जाए। इसीलिए सरकार ये विधेयक लेकर आई थी। आपको याद होगा 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो यह सर्वसम्मति से पास हुआ था। सरकार को लगा कि शायद ऐसा इस बार भी हो, लेकिन सरकार यहां पर थोड़ी कैलकुलेटेड मिस्टेक कर गई। उसे यह नहीं पता था कि परिसीमन को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो परिसीमन को लेकर जो रणनीति बना रही थी उसके हिसाब से 543 सीटों में से अब जो परिसीमन के बाद 2029 में ये सीटें 850 के आसपास हो जाती। इसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता और बाकी सीट जो है पुरुष सांसदों के लिए होती। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 543 में 33% देने में दिक्कत क्या है। दरअसल मैं आपको बता दूं, मैं 1998 में, 1996 में, सबसे पहले 1996 में मुझे याद है शरद यादव ने अपने बयान में ये कहा था कि अगर महिला आरक्षण लागू कर दिया गया तो परकटी महिलाएं संसद के अंदर आ जाएंगी। 1998 में भी कमोबेश यही हुआ, 1999 में भी यही हुआ, 2003 में भी यही हुआ, 2010 में जो है राज्यसभा में कांग्रेस ने, यूपीए ने इसको पास कराया, लेकिन तब भी विवाद हुआ। आरजेडी ने इस बिल को फाड़ने की कोशिश की। आज आरजेडी के एक नेता राजनीति प्रसाद थे, जो जिनका उस दौरान मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने इस बिल को फाड़ के फेंका और कहा कि ये महिलाओं के लिए ये बिल जो है भारत की राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ है। दरअसल आप सब जानते हैं हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है और 543 में से अगर 33% यानी 180 के आसपास सीट महिलाओं को दे दी जाती तो पुरुषों का क्या होता। इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एसपी हो, शुरुआत से इस बिल का विरोध करते रहे। लेकिन 2023 में एक रास्ता निकला, सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ। लेकिन सरकार को लगा कि नहीं, अब तो ये 2029 में देना चाहिए। सरकार को ये लगा था कि शायद जनगणना पहले हो जाए, डिलिमिटेशन कमीशन बन जाए, लेकिन अब ये 2034 से पहले होता हुआ नहीं दिखाई देता। अब सवाल ये है कि क्या ये सरकार क्या मास्टर स्ट्रोक है? क्या सरकार ने विपक्ष को कॉर्नर कर लिया है? विपक्ष भी उतना ही एग्रेसिव है और विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो भारत का पॉलिटिकल रोड मैप है, भारत का पॉलिटिकल मैप है, इसको बदलने की कोशिश है। अगर 2011 की
की जनगणना के हिसाब से 543 सीटों को 850 कर दिया जाता तो देश की राजनीति कैसे होती, इसका विचार आप सभी कर सकते हैं। देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाती। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश, सरकार ये कह रही है कि अभी भी हम 2029 तक महिलाओं को कैसे 33% रिजर्वेशन दे दे, इस पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सरकार ये कर पाएगी? बिल्कुल सरकार कर सकती है दीपक जी। सरकार के पास बहुमत है। सरकार के पास बहुमत इस बात का है कि जो बिल वो इंट्रोड्यूस करके 543 में अगर 33% देना चाहती है तो विपक्ष इसके लिए तैयार है। और विपक्ष के सभी नेताओं ने अपने भाषणों में इन बातों का उल्लेख किया है, जिक्र किया है। जितने जितनी उनको 66 पर 2/3 बहुमत चाहिए, इतने नेता तो उनके साथ हैं विपक्ष के। मामला कहां फंसता है, जब आप डीलिमिटेशन बिल को साथ में जोड़ रहे हैं। 543 के प्लस जाके 816 सीटों की बात कर रहे हैं और 816 में से 33% महिलाओं को दे रहे हैं। यहां अगर बात फंसता है, बात कहां फंसती है कि साहब क्या आप पिछड़ों को, क्या आप दलित को, क्या आप अल्पसंख्यकों को भी इसमें रिजर्वेशन देंगे? बात यहां के फंसती है। जो बात शरद यादव ने लगातार पार्लियामेंट में 96, 98, 2003 में कही थी कि भैया बाल कटिंग महिलाएं और ड्राइंग रूम में पर डिस्कशन कटी करने वाली महिलाएं ही पर सिर्फ कटी आके पार्लियामेंट में बात, हाँ, बाल पर कटी महिलाएं आके बात करेंगी। तो इसी बात पे आके मामला फंसता है कि अगर 543 में से 33% दे दिया गया तो कौन लोग चुन के आएंगे? क्या पार्टियां इसके लिए तैयार हैं? क्या होगा? जो आज सांसद है, उसकी पत्नी, उसकी बहू, उसकी बेटी, वही लोग चुन के आएंगे, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा और जाहिर सी बात है प्रेफरेंस उन्हें मिलेगा। जबकि मुझे जो समझ में आता है कि बीजेपी जिस परिसीमन के साथ आना चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में जागरूक रहने वाली महिलाएं, वो भी सामने आए, वो भी आगे आए और उसमें पार्टिसिपेट करें, भागीदार बने। दीपक जी, मैं पहले मतलब जाहिर सी बात है अगर सरकार इस पे दृढ़ संकल्प हो जाए तो मुझे लगता है कि मानसून से लेकर इस कमिंग मानसून सत्र से लेकर विंटर सेशन तक जो शीतकालीन सत्र है, इसमें सरकार एक अटेम्प्ट और लेगी और जरूर इस बिल को पास कराकर 29 में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। मुझे बिल्कुल बीजेपी के सूत्रों से लगता है कि सरकार इसमें कोई कदम कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा दीपक जी कि 543 में से अगर आप करना ही चाहते हैं तो आपको 543 में करने में क्या दिक्कत है? आप पहले 543 पे इंप्लीमेंट करो, फिर आगे बढ़ो। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना, 543 यही तो एक फिगर था जिसके ऊपर अगर आप 33% आरक्षण दे देते तो हमारे पुरुष प्रधान समाज क्या कहता। यही वो दिक्कत है ना जो 1996 से चली आ रही है। और क्या ये दिक्कत आज खत्म हो गई है? ये दिक्कत आज खत्म नहीं हुई है। सब लोग सिद्धांततः महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन कोई ना कोई टेक्निकल मीन मेक जरूर निकाल देते हैं। जैसे आपको पता है SC ST OBC, ये बात पहले नहीं थी। SC ST OBC की बात जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने जोड़ी, सामाजिक न्याय वाली पॉलिटिकल पार्टी ने जोड़ी। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने एक नई बात कह दी जिसका अखिलेश यादव ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी स्पेशल रिजर्वेशन कोटा विद इन कोटा दिया जाए। आप 33% का कोटा दे रहे हैं तो 33% के कोटे के अंदर आप OBC महिलाओं को, आप SC महिलाओं को, आप ST महिलाओं को और आप मुस्लिम महिलाओं को कोटा दें। लेकिन दिक्कत वो नहीं है। मैंने माना ये टेक्निकल पेच है, लेकिन ओम प्रकाश आप सोचिए, आप आज 543 का सदन है और 543 में अगर 33% महिलाएं होती हैं तो भारत का जो सामाजिक संतुलन है सत्ता का, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। आपको पता है अभी अभी इतना जोर लगाने के बाद जो महिलाओं की भागीदारी संसद के अंदर है वो 14% है। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस जो 38% महिला सांसदों को चुनकर जो है लोकसभा के अंदर भेजती है। लेकिन मुझे यही लगता है और मेरा ये मानना, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मुझे याद है मैं इस बारे में प्रमोद महाजन से बात किया करता था। मैं इस जमाने में श्रीकांत जैना जो संसदीय कार्य मंत्री HD देवगौड़ा के वक्त है उनसे बात किया करता था। सबका एक ही कहना था कि पुरुष सांसद इसके लिए तैयार नहीं है, इसीलिए अलग अलग तरह की तकनीकी बातें करते हैं। लेकिन दीपक जी, दीपक जी, मैं मुझे मुझे आगे बढ़ने से पहले दो चीज समझाइए। क्या ये टाइमिंग गलत नहीं था बीजेपी का? क्या ये समय सही था इस बात को उठाने का और परिसीमन के साथ महिला आरक्षण बिल को जोड़ने का? नंबर वन। नंबर टू, क्या बीजेपी पहली बार 12 साल में के बाद फ्लोर मैनेजमेंट में हार गई है? फ्लोर मैनेजमेंट उनका खराब साबित हुआ है और जो भी नुमाइंदे बीजेपी का सरकार के बिहाफ पे विपक्षी नेताओं के संपर्क में थे वो बिल्कुल फेल हुए हैं। क्या ये सत्य है? हाँ, मैं ये मानूंगा कि फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का नाकामयाब रहा है।
वरना इतने क्रूशियल बिल के ऊपर संसद में सरकार को झटका हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपको पता है 12 साल में सरकार को ये पहली बार झटका लगा है। आपको ये भी याद होगा कि कांग्रेस पार्टी को ये सुगबुगाहट लग रही थी कि सरकार महिला आरक्षण को नए स्वरूप में पेश करने की तैयारी कर रही है, तो इसके लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी। आपको ये भी पता है कि जो जो फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो काम होते हैं उसमें कई सारे नेताओं को संदेशवाहक बनाया जाता है, अपील की जाती है। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से, अपने सोशल मीडिया के पोस्ट से, बाकी जगहों से अपील तो की, लेकिन उनके दूत क्या विपक्षी पार्टियों तक पहुंच पाए, इसको लेकर मुझे संदेह है। लेकिन ओम प्रकाश, यहां पर मैं आपको ये भी जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में इस बात को लेकर लड्डू है। अगर वो पास हो जाता तो वो ये कहते कि देखिए 2029 में हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया है, लेकिन ये पास नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि विपक्षी पार्टियां महिला विरोधी है। तो भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि उनका उनका ये प्रयास संसद के अंदर असफल साबित हो सकता है, तब से उन्होंने नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया था कि जो विपक्षी दल हैं, वो विपक्षी दल जो हैं वो वो महिला विरोधी हैं। और एंटी इसीलिए एंटी एंटी प्रियंका नहीं गांधी नहीं, ने वो कहा तो कि बिल्कुल हमें ठीक रहा महिला था। विरोधी कहकर आप मसीहा नहीं बन सकते। और यही बात कमोबेश राहुल गांधी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आज कैबिनेट बैठक के अंदर कहा कि जिन्होंने महिलाओं को हराया है, महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कमोबेश यही बात उन्होंने कही थी। अब इसे महाभूल कहा जाए विपक्ष की, या बुरा फंसा विपक्ष कहा जाए, इसका आकलन तो थोड़े दिनों के बाद होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दीपक सड़क जी, से लेकर दीपक जी, संसद तक इस सरकार, मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी। और आज उसने एक पूरा का पूरा कार्यक्रम कर दिया है। आपको आपको बताऊं कि बीजेपी की जो इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, रेखा गुप्ता, आज उन्होंने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के कई बड़े नेता थे, तो माहौल तो बनेगा। और बीजेपी नैरेटिव बनाने के अंदर माहिर है, वो पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत दीपक जी, अच्छे ढंग से दीपक जी, बनाती है। मैं आप ये देखिए बात मानता बीजेपी। हूं, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष इसको कैसे काउंटर करता है, इसको भी देखना दिलचस्प होगा। दीपक जी, बीजेपी इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो गई थी दूसरे दिन। उसको दूसरे दिन सुबह ही पता लग गया था कि साहब फ्लोर मैनेजमेंट हमारा खराब हो गया है। नहीं तो 8 बजे पार्लियामेंट का सेशन खत्म होता है और 8 बज के 13 मिनट पर प्ले कार्ड्स के साथ महिलाएं प्रदर्शन करती हैं। यानी इट वाज नोन, उसकी तैयारी हो गई थी। कार्ड्स बन गए थे, छप गए थे, प्रिंटेड थे, और उसको लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। ये सब कुछ 10 मिनट के अंदर संभव नहीं था उस तरीके से कार्ड्स के साथ प्रदर्शन करना। यानी बीजेपी तैयार हो गई थी। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि ये कहना होगा कि उंगली कटा के शहीद बनेंगे बीजेपी वाले, और अब मैं उनकी बात आपको लगता है कि पब्लिक पब्लिक मान लेगी इस चुनाव के समान। क्योंकि एक बंगाल में चुनाव हो रहा है जहां टीएमसी 38% के साथ महिलाओं को आगे किया हुआ है, और डीएमके की अपनी है, डीएमके के सांसदों ने जिस रौद्र रूप में, जिस एग्रेसिवनेस के साथ पार्लियामेंट में अपनी बात रखी है, वो शायद डीएमके वहां पे बीजेपी कोई ना चलने दे। आपको लगता है कि ये समय है, देखिए, अब भुना पाएंगे? साउथ में तो डीएमके जो है, डीएमके ने इसको एक बड़ा नैरेटिव बना दिया है। स्टालिन काले कपड़े पहन के इस बिल को जलाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये तमिल अस्तित्व को चुनौती है। वो ये कहते हैं कि इससे तमिलनाडु का नुकसान होगा डिलिमिटेशन से, और बाकी राज्यों को बहुत बड़ा फायदा होगा, हिंदी भाषी राज्यों को बड़ा फायदा होगा। तो तमिलनाडु में तो अपना कार्ड स्टालिन खेल चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे काउंटर करती है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब 3 दिन बचे हैं, 21 तारीख को वहां चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एकाएक विशेष सत्र बुलाना, अब देखिए सरकार कोई भी काम करती है ना, तो सरकार बहुत बैंड बाजे बारात के साथ ये काम करती है। तो उनको लगा हम स्पेशल सेशन बुलाएंगे। 2 राज्यों के चुनाव है, पश्चिम बंगाल जहां पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, और दूसरा राज्य तमिलनाडु जहां पे लंबे समय तक जे जयललिता, जो इस कानून की समर्थक थी और जो कहती थी कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो वहां की नेता हैं। और उन्हीं के गठबंधन के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी को लगा कि शायद थोड़ा फायदा उठाते हैं, शायद एक बेहतर नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके गिर जाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसको लाइन डाउन लेगी। भारतीय जनता पार्टी इसको सर झुकाकर स्वीकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेगी और कानूनी रास्ते तलाशेगी। इसीलिए जो 2023 का जो कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, उसको नोटिफाई किया गया है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी बिना डिलिमिटेशन के मौजूदा सीटों में 33% रिजर्वेशन क्या दे देती है? ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल होगा।
अब सबसे बड़ी बात जो है, इससे असर क्या पड़ेगा? इससे लोकसभा की जो ताकत है वो राज्यसभा के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्वाइंट वोटिंग में जिसका बहुमत होगा वो कोई भी बिल पास करा ले जाएगा, अगर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है और 850 सीटें हो जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो बहुत अंतर आएगा, क्योंकि दोनों के वोट बराबर होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद होते हैं दोनों के बराबर सांसद होते हैं। मौजूदा पुरुष सांसदों पर इसका असर पड़ता अगर 543 के ऊपर परिसीमन कराया जाता, लेकिन 850 पर पुरुष सांसदों पर इसका असर नहीं पड़ेगा और मंत्री बढ़कर 81 से 122 हो जाएंगे। तो इससे टोटल सरकार जबरदस्त तरीके से मजबूत हो रही थी। और मुझे जो लगता है सभी पार्टियों को ये डर लगा कि सरकार का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, एसआईआर वो करा चुकी है, अब एक परिसीमन और करा दे, अपने हिसाब की जगह काट ले और ऐसी सीटें बना ले जिससे उनका वोट बैंक जो है उनको बार बार चुनाव जिताता रहे। तो इसीलिए प्रियंका गांधी जो कहती हैं कि हमेशा के लिए सत्ता में बैठने की प्लानिंग थी, तो मेरे ख्याल से उनका जो सबसे बड़ा डर था वो परिसीमन को लेकर था कि अगर 2011 के आधार पर परिसीमन होता है और उस परिसीमन पे के आधार पर नई सीटें तय होती हैं, 850 सीटें बनती हैं, तो इसका एक बड़ा राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी गठबंधन उठा सकता है। आपको पता होगा, नगर पालिका, नगर निगम, वार्डों के रिजर्वेशन होते हैं, बाकी विधानसभाओं के रिजर्वेशन डिलिमिटेशन होता है, तो उसके पीछे कितनी बड़ी एक्सरसाइज लगती है, एक एक वोट को पॉलिटिकल पार्टी देखती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो असली डर था वो यही था कि डिलिमिटेशन करके जो संसद के जो 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 हर कॉन्स्टिट्युएंसी के मतदाता हैं उन मतदाताओं को बदलने की कोशिश, अपने फेवर के मतदाताओं का बहुमत बनाना, ये काम कहीं बीजेपी पिछले दरवाजे से ना कर ले, क्योंकि बीजेपी को हमेशा से ऐसे मामलों में शक की निगाह से देखा जाता है। इसीलिए एसआईआर एक दीपक बड़ा जी, मुद्दा बना। दीपक जी, दीपक जी, एक बात बताइए। जो प्रियंका गांधी के शब्दों में, जो नए चाणक्य हैं देश के, ये उनकी हार है। तो नए चाणक्य देश के क्या ऐसी गुगली फेंकेंगे इसी साल जो ऑपोजिशन को बोल्ड कर सके? देखिए, अभी तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या गुगली फेंकेंगे, लेकिन गुगली जरूर फेंकेंगे, क्योंकि अमित शाह किसी भी चीज को जो है, गृह मंत्री अमित शाह किसी चीज को लाइंग डाउन नहीं लेते हैं। वो जैसे ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी लड़ाका है, उससे बड़ा लड़ाका खुद अमित शाह है। आप उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर देख लीजिए, जिस तरह के उतार चढ़ाव का सामना उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर किया वो देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से टोपी से खरगोश तो निकलेगा, लेकिन किसकी टोपी से निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। और अभी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। टोपी से खरगोश निकालने की कोशिश करते हुए, क्योंकि विपक्ष जाके अब चैन से सो गया है, संसद खत्म, विपक्ष का काम बंद, लेकिन बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है। तो ये हमको देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको कितना बड़ा मुद्दा बना पाती है और अपनी टोपी से इस मुद्दे को लेकर और क्या क्या खरगोश निकालती है। ठीक है। तो यहीं पर रुकते हैं ओम प्रकाश जी, कल फिर किसी मुद्दे पर चर्चा होगी। तो मैंने आपको बताया, पुरुष प्रधान समाज बिल्कुल नहीं चाहता कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। इसीलिए पिछले 3 दशक से, मैंने आपको बताया 1996 में पहली बार एचडी देवगौड़ा की सरकार में इस बिल को पेश किया गया था। उस वक्त मैं संसद के अंदर मौजूद था। उसके बाद 1998, 1999, 2003, 2010, 2023 और 2026, इन तमाम सालों में एक पत्रकार के तौर पर मैंने इस पूरे इवेंट को कवर किया है। और मैं ये जानता हूं कि महिला को आरक्षण तो देना सब चाहते हैं, कहते हैं, लेकिन ये ज्यादा जुबानी जमा खर्चा है। कौन इसको मूर्त रूप दिखाते दे पाता है, वही राजनीतिक तौर पर उसी को मैं सबसे बड़ा सिकंदर मानूंगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी और ओम प्रकाश जी की ट्यूनिंग कैसे लगती है। इसके अलावा ये कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।